अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ उस्ताद अहमद कसाना। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से और पीटीआई के हवाले से तो आप खबरें देख ही रहे हैं कि चल रही है और किस तरीके से कहा जा रहा है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। फिर आपने देखा कि कैबिनेट का इजलास जो कल होना था, वो नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि अगला जो इजलास है, उस पे भी अभी एजेंडे पे वो नहीं है, लेकिन बातें बहरहाल हो रही हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर कई क्वार्टर्स में से ये खबरें निकल रही हैं कि जी शायद आर्टिकल 6 लगाया जाए और उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाए और एक मिलिट्री ट्रायल जो है, वो भी उनका हो सकता है। फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस दायर कर दिया है इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के हवाले से। अब उसका क्या बनेगा, ये भी ज़रा देखने वाली चीज़ है। फिर पीटीआई के जो ऑफिसेज़ हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। पाबंदी तो नहीं लगी, लेकिन उनका भी आपने देखा इस्लामाबाद में, फिर लाहौर में, फिर कराची में उनके ऑफिसेज़ के ऊपर उनको सील किया गया है, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उनकी वेबसाइट को बंद किया जा रहा है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 2-3 डेवलपमेंट्स और भी हुई हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट एक सेमिनार हुआ है यूके में लॉर्ड हैनन के ज़ेर-ए-एहतमाम और नवाज़ शाह जो हमारी एमपी है वहाँ पे उन्होंने ये किया। फिर साथ ही साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क में खिताब किया है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। और फिर आज एक हियरिंग थी डोनाल्ड लू की भी। इन तमाम चीज़ों का ज़रा तजिया करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान नाविद भाई, उनसे बात करते हैं। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। हेलो। जी, आपको आवाज़ आ रही है सलमान भाई? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आज फिर फ्रीज़ कर रहा है सिग्नल मेरा ख़्याल है कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये फायरवॉल का असल तो में मसला नहीं है? पाकिस्तान कभी कम कभी ज्यादा, ये ओवरऑल इशू आ रहा है। ये फायरवॉल का मेरा ख़्याल है कुछ दिया हुआ है, जी, कुछ जी, जी, तो ये उसका छापखाना है सर, ये उसका हाँ, नतीजा है। अच्छा अगर ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा ना, तो फिर हम ऑडियो पे कर लेंगे, मैं आपको ऑडियो पे फ़ोन पे कर ठीक है, दूँगा। ठीक ठीक है। ठीक है? तो ये ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो सबसे पहली जो बात है, वो ज़रा मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि जो पीटीआई के ऊपर प प पाबंदी और उसके ऊपर क्रैकडाउन और उनके ऑफ़िसेज़ के ऊपर हमले और उनकी चीज़ें उठा के ले जाना, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है जी? पीटीआई के ऊपर पाबंदी वाक़ईतन लगाई जा रही है या ये सिर्फ़ ड्रावा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक मैसेज तो बड़ा वाज़ेह दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, और पीटीआई को एक सिक्योरिटी रिस्क, इमरान खान को एक सिक्योरिटी रिस्क, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, पीटीआई और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। पीटीआई पर पाबंदी की बात हो रही है, इमरान खान पर गद्दारी के मुकदमा चलाने की बात हो रही है, उनके दफातर बंद किए जा रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन किया जा रहा है। फिर डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीटीआई जो है वो निशाने के ऊपर है। तो हमें तो नजर आ रहा है कि हुकूमत क्या चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट क्या देख रही है, लेकिन सवाल यह है कि ये सब कुछ करना जो है इतना आसान नहीं है जितना समझ लिया गया है, और जितना समझा गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हो जाएगा, उसकी 2-3 वजूहात है। एक तो है इंटरनेशनल फैक्टर, क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टर के अंदर अब ये परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि इमरान खान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है वो इमरान खान के कंट्रोल में है, और जिस तरह से उनकी पार्लियामान के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट में अददी अक्सरियत है, इसी तरह से जो मैस बेस्ड पॉलिटिक्स है जहां उसका वोटर है, अगर पॉपुलर पॉलिटिक्स का रिमोट कंट्रोल उनके पास है। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान अभी तक किसी किस्म के कंप्रोमाइज के लिए तैयार नजर नहीं आते हैं, और जितनी भी कोशिशें की गई है उनके साथ पॉलिटिकली बार्गेन करने की, वो मतलूबा नताइज नहीं दे सके जिस तरह से हुकूमत चाहती थी और जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी। और वो बाकायदा एक दर्द सर बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि गुफ्तगू का आगाज भी वहीं से हो रहा है, गुफ्तगू का अख्ताम भी वहीं से हो रहा है, और सर्कल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है। इस वजह से मुझे लगता यह है कि उनको अंदाजा है कि ये इतना आसान काम नहीं है। फिर दूसरी बड़ी बात यह है, ये सारे मामला अदालतों के अंदर जाने हैं। अदालतों का जो मूड है वो इस वक्त बड़ा डिफरेंट नजर आता है, और अगर अदालतों के जरिए इमरान खान को गद्दार करार दिया जाए या उनकी पार्टी को बैन किया जाए, तो ये सारा बोझ जो है वो अदालतों के ऊपर पड़ जाएगा, जैसे इंतखाबी निशान बल्ले का पड़ा था उनसे छीनने का। इसलिए अदालतें भी उस मूड में नहीं है। और फिर सबसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम यह है कि इन सारे मामला में आपको अदालतों के अंदर एविडेंस लेके जाने हैं। खोलेंगे
तो उसके अंदर भी बहुत सी चीजें चाहिए, दरकार है अदालती प्रोसीजर के लिए। और इसी तरीके से जब आप पार्टी को बैन करेंगे तब भी आपको बहुत सी चीजें चाहिए। तो ये चीजें इतनी आसानी से नहीं मिल सकेंगी कि एक पार्टी को आप बैन कर सके। और फिर एक और चीज ये है कि जहां पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा तकसीम हो चुकी हो, वहां अगर आप एक पॉपुलर पॉलिटिक्स के ऊपर बैन करेंगे और इमरान खान के ऊपर बैन करेंगे तो इंटरनेशनल दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी थ्रेटिंग क्रिएट की जा रही है इमरान खान के लिए और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने आप को सरेंडर कर दें, लेकिन बहरहाल अभी तक वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो इसी से जुड़ा हुआ जो एक और जो बात चल रही है वो ये है कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है और उनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जा सकता है कि वहां पे उनका ट्रायल हो। क्या इस तरह की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? मेरा जाती ख्याल ये है कि इमरान खान को शायद मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ना लेके जाया जाए, क्योंकि अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ गए तो इंटरनेशनली इमरान खान के से ज्यादा स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए क्राइसिस शुरू हो जाएंगे और उसका एक बड़ा नेगेटिव परसेप्शन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डेवलप होगा। अलबत्ता ये जरूर है कि उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा भी चलाया जा सकता है और उनके ऊपर जो है वो 9 मई की मंजूरी जा सकती है, मुकदमे चलाए जा सकते हैं। मेरा जाती ख्याल ये कि शायद मिलिट्री होगी और इससे फिर हमारी इंटरनेशनल मजबूरियां भी सामने आ जाएंगी और हम बहुत हो जाएंगे। ये आपकी आवाज कट रही है, लेकिन हम थोड़ा सा और देखते हैं इसको, और अगर नहीं होता तो फिर हम आपको फोन पे ले लेंगे। सिग्नल जो है ना ये आज फ्रीज कर रहा है एक बार फिर, और ये जो फायरवॉल है लगता है कि ये काम करना शुरू हो चुकी भी है। अच्छा, इसके साथ साथ जरा मुझे ये बताएं सलमान भाई कि ये जो अभी आपने थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रेशर की भी बात की है, तो इंटरनेशनल प्रेशर का जरा पहले जिक्र कर लेते हैं कि ये जो सेमिनार्स हुए हैं, एक तो ये है कि जो यूके में हुआ है वहाँ पे सरवर बारी साहब और जुल्फी बुखारी और शानू कुरैशी साहब की बेटी मेहरबानो वगैरह ये सब लोग गए हुए थे। इस तरह की सेमिनार्स का कुछ असर होता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर भी? स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम आती है कि इंटरनेशनल दुनिया में बैठ के बहुत से लोग डिस्कस कर रहे हैं और अपनी रिजर्वेशन शेयर कर रहे हैं स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो इससे आप देखिए अमेरिकन कांग्रेस की करारदाद आई, यूएन वाली बात हुई, यूएन की कमेटी की बात आई, अब बरतानिया के अंदर सवालात उठाए जा रहे हैं और अब ये भी इमरान खान के ऊपर मुकदमा तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ी भारी सरमायाकारी करके की मदद से इंटरनेशनल दुनिया में जो सफारत खाने हैं और जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के ग्रुप है उनको बुनियाद बनाकर वहां रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा सोचा जा रहा है और पाकिस्तान से बाहर जो लोग सोच रहे हैं वो एक डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं। तो एक प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है क्योंकि इससे पाकिस्तान की हुकूमत और स्टेट जो है वो किसी ना किसी शक्ल में अकाउंटेबल जरूर होती है। अब अगर आप दुनिया के अंदर जो पार्लियामेंट्स हैं और उनका मूड देखें और मीडिया का मूड देखें तो वो तो ये मानते हैं कि जी पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक किस्म का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खेल जो है पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में वो अरूज के ऊपर है। अब ये असल में एक होता है पब्लिक मोमेंटम और यही फिर बिल्ड होता है जो जाके यूरोपियन गवर्नमेंट्स को या दूसरी मुल्कों की गवर्नमेंटें हैं उनको मजबूर करते हैं कि आप अपने इन चीजों के ऊपर अपना रिफ्लेक्शन दें और इजहार करेंगे ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जितना कुछ हो रहा है इंटरनेशनल दुनिया के अंदर ये कोई कम नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस है और ये पाकिस्तान के अंदर इसकी फीलिंग जो है वो महसूस की जाती है। इसी तरह की एक जो हियरिंग थी वो डोनाल्ड लू के साथ गुज़श्ता रोज हुई है, जिसमें ब्रैड शर्मन वगैरह जैसे जो लोग थे, जो कांग्रेसमैन वगैरह वो थे, और उन्होंने कहा उसमें डोनाल्ड लू को कि जनाब पहले आपने पाबंदी लगाई बल्ले के ऊपर, फिर आपने बैट्समैन के ऊपर लगा दी, फिर अब आपने बैट्समैन की पार्टी के ऊपर आप लगाने की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी सफीर हैं वो जाके मिले इमरान खान साहब से और उनकी हालत पूछे उनसे कि क्या हो रहा है वहां पे। तो ये जो सूरत हाल है, क्या ये जब इस तरह की प्रेशर्स में आती हैं चीजें और बात इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, पहले आपको पता है यूएन रेजोल्यूशन भी आई, यूएन का भी वो वर्किंग ग्रुप की भी आई बात, फिर उसके हाउस की रेजोल्यूशन भी आई, तो अभी तक उसका कोई असर हमें प्रैक्टिकली होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, ये देखिए इसका प्रैक्टिकल असर यही हो रहा है कि जो बहुत ज्यादा संगीन एक्शन लेना भी था पीटीआई के बारे में या इमरान खान के बारे में उसमें रिलेक्टेंट है वो। उनको अंदाजा है कि इसके इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगे और हमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ये प्रेशर जिसकी अभी आपने बात की है अगर ये ना होता तो अब तक तो उन्होंने इमरान खान का और पीटीआई का तिया पांचा कर देना था और बिल्कुल खत्म करके रख देना था। अब आप देखिए ना
पाकिस्तान में आपने मीडिया के जरिए तो एक्टिविटीज को बैन करवा दिया पीटीआई की, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो ओपन है ना, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जरिए तो चीजें आ रही हैं, इसलिए प्रेशर तो है। और इसी वजह से जब कोई वो बड़ा एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए कि क्या उसका रिफ्लेक्शन आ जाता है। जैसे बैरिस्टर गोहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो बड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ, रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया तो उस पर बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, और जो लोग इस वक्त अंदर हैं उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, तो इसलिए सवालात तो उठ रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं, तो उसी दबाव की वजह से जो हुकूमतें आमराना अंदाज के अंदर बहुत ज्यादा आगे जाना चाहती हैं उनको रुकावटें आ रही हैं, और उनमें रुकावट जुडिशरी भी है, अदलिया भी उसके अंदर एक रेजिस्टेंस प्ले कर रही है, लोगों की जमानतें दे रही है और बार बार उनसे पूछ रही है कि लाइए जनाब आप एविडेंस लेके आए, फला चीज को लेके आए। अदालतों का मूड भी बड़ा डिफरेंट इस वक्त हमें नजर आ रहा है, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जितना भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है जो सड़कों के ऊपर नहीं है, लेकिन जो अपने कॉरिडोर के अंदर हो रहा है, चाहे वो मीडिया का महाज है, चाहे वो जुडिशरी का महाज है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, चाहे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और सफारतकारी के महाज है, इसके इम्पैक्ट्स तो हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अभी आपने रऊफ हसन साहब का जिक्र किया, तो ये जो पीका ऑर्डिनेंस इन्होंने बनाया था और पीका के उसके बाद उसके तहत जो अदालतें बनाई हैं, अब सुना है कि उनके तहत इनका ट्रायल होगा, तो ये भी तो एक देखे ना, ये भी एक जालिमाना किस्म की बात ही होगी ना कि इस तरह के ऑर्डिनेंस बना के फिर उनके तहत आप उनके ट्रायल करना शुरू कर दें पॉलिटिकल लीडर्स के। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मुताबिक तो नहीं चला जा रहा ना, पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही। यहाँ तो एक किस्म का हाइब्रिड प्लस मॉडल है जहां कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कानून के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर एक ताकत ऑपरेट कर रही है ना, तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये चीजें नहीं होंगी? होंगी। अभी इमरान खान के खिलाफ जो कुछ होने जा रहा है, क्योंकि साइफर से कुछ नहीं मिला, तोशा खाना से कुछ नहीं मिला, इद्दत केस से कुछ नहीं मिला, तो अब आप उनको 9 मई के ऊपर लेके आएंगे, फिर आप कुछ और गद्दारी के मुकदमे लेके आ जाएंगे, ये चीजें तो चलेंगी। इसलिए इन चीजों में चलना है, और इसी बुनियाद के ऊपर आपका रियासती निजाम जो है वो स्टक होकर बैठा हुआ है ना, आपकी इकोनॉमी स्टक हो गई है, आपकी पॉलिटिक्स स्टक हो गई है, आपके इंस्टीट्यूशन स्टक हो चुके हैं, लोगों के अंदर जो इस वक्त गम गुस्सा पाया जाता है आईपीपीस के बारे में, यानी अंदाजा लगाएं 1900 से लेकर 2100 अरब रुपए जो कैपेसिटी पेमेंट की गई है, जिसमें एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं हुई है, और आपने इन लोगों के घरों में करोड़ों करोड़ों रुपए डाल दी है, कोई इसका जवाब दे है? लोग सवाल पूछ रहे हैं, कि जनाब आपने तो कहा था कि इकोनॉमिकली हम ग्रो करेंगे, बताइए कौन सा मुल्क है जिसने आपको 1 रुपया भी दिया है? कौन सा मुल्क है जो आपके यहाँ पर आगे इकोनॉमिकली आपको फैसिलिटेट कर रहा है? आपने कहा था कि इमरान खान को दबाने से फैसिलिटेशन पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। कहाँ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? वो सवाल तो लोग कर रहे हैं ना, इकोनॉमिकली सवाल कर रहे हैं, सिक्योरिटी के इशू देखे कहां तक पहुंच गए हैं कि आज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और हमारे जवानों पे हमले हो रहे हैं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है। एक इलाका जो है वो जिसे कहते हैं केपी के, हम देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एक तो आपने इमरान खान को दबाना था, इमरान खान को साइडलाइन करना था, लेकिन उसको दबाने और साइडलाइन करने के नतीजे में जो स्टेट का क्राइसिस क्रिएट हो गया है, जो इकोनॉमी का क्राइसिस क्रिएट हो गया है, जो पॉलिटिक्स का क्राइसिस क्रिएट हो गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं, जो जुडिशरी के साथ टकराव का माहौल बन रहा है, वो क्या है? इससे तो रियासत का निजाम नहीं चल सकेगा। ये जो जुडिशरी की आपने बात की है, तो एक रेफरेंस जो है इमरान खान साहब ने भी दायर कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब के हवाले से। अब ये जो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ रेफरेंस होगा, और ये जाहिर है टेरियन वाइट के केस के हवाले से किया गया है, इसका कुछ प्रैक्टिकली आप समझते हैं कि कुछ फर्क पड़ेगा, या इसका कुछ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाके इसको कुछ टेकअप किया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए ना, ये भी एक अभी तो हुकूमत की और जुडिशरी की एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान डेफिसिट चल रहा था। इमरान खान साहब को शायद इस तरह के रेफरेंस करने में अब ज्यादा जल्दी नहीं दिखानी चाहिए, स्टे करना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी से उनको रिलीफ मिलेगा, और जहां से भी उनको रिलीफ मिल रहा है वो जुडिशरी इस वक्त जुडिशरी से ही मिल सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब मामलात को बहुत ज्यादा उधर ना लेके जाए कि दोनों पार्टियां खड़े होकर जुडिशरी के ऊपर हमलावर हो जाए या चीफ जस्टिस के ऊपर हमलावर हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ मिलेगा। असल चीज ये है, हुकूमत जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में जिस हद तक जाना चाह रही है और जिस तरह से जजों को स्कैंडलाइज किया जा रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको एक पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है, उनको रुकावटें पैदा की जा रही है, उनको थ्रेट पैदा किए जा रहे हैं, ये वो सवाल है कि जिससे जुडिशरी की अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर सवालात होंगे। और आप देखिए, ये मैंने आपको एक दफा कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये डिफाइनिंग मूवमेंट है कि जहां जुडिशरी ने तय करना है कि
कि पाकिस्तान की चीजें कहां जाएंगी, क्योंकि सारा प्रेशर जुडिशरी के ऊपर आ गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो गवर्नमेंट में है अपोजिशन में, वो जुडिशरी की तरफ देख रही है, इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी की तरफ देख रही है, मीडिया जुडिशरी की तरफ देख रहा है। अब उसके फैसले दुरुस्त है या गलत है, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन सारा बोझ पाकिस्तान की पॉलिटिकल करेक्शन का वो तो जुडिशरी के ऊपर आ गया। ये सही बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ जो नून लीग की इस वक्त पॉलिसी लग रही है आपको, वो क्या लग रही है? और खासतौर पे पीपल्स पार्टी जो है, अगर ये इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी का मामला आता है, तो पीपल्स पार्टी क्या कोई रोल प्ले करेगी या वो भी इनके साथ मिल जाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी वही कुछ करेगी जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। एस्टैब्लिशमेंट से हट के वो खेलने की किसी पोजीशन में नहीं है। यही वजह है कि आपने देखा कि रजा रब्बानी ने, फरतुल्लाह बाबर ने, शहरी रहमान ने पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने की मुजम्मत की है, लेकिन साथ साथ आपने देखा कि मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन वगैरह और वो जो नैयर बुखारी वगैरह है, उन्होंने कहा नहीं तो हम तो हुकूमत के फैसले के साथ खड़े हुए हैं। तो वहां पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो प्रेशर पीपल्स पार्टी के ऊपर पड़ रहा है एस्टैब्लिशमेंट से, कि आपने इमरान खान के खिलाफ इन तमाम मामलात में हुकूमत का साथ देना है। तो इसलिए ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का जो रोमांस है ये चलेगा, और इन्होंने एक दूसरे के साथ देना है, क्योंकि इनकी सर्वाइवल का इशू है। एक तरफ इनकी सर्वाइवल का खतरा इमरान खान है और एक तरफ इनकी सर्वाइवल का खतरा एस्टैब्लिशमेंट है। यानी अगर एस्टैब्लिशमेंट से टकराव लेते हैं तो पॉलिटिकली भी डैमेज होंगे, और इनको ये सारा प्राइस जो इनका बंदोबस्त किया गया है पॉलिटिकली, वो भी सारा का सारा धर्म सत्ता नीचे गिरेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को डिफरेंट स्टेज के ऊपर होंगे। हो सकता है सोचते डिफरेंट होंगे, लेकिन वो इस पोजीशन पे नहीं है कि वो डिफरेंट कर सकें। अब नवाज शरीफ साहब अगर कोई डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे तो उनके भाई की हुकूमत और उनकी बेटी की हुकूमत जो है वो स्टेज पे लगेगी। और आजकल तो भाई से ज्यादा भतीजी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब पाए जाते हैं, और भतीजी ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है और अपने आप को ज्यादा बेहतर साबित करने की कोशिश कर रही है। और तो मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में कोई मसला है कि दोनों खड़े हुए इमरान खान के खिलाफ एक है। और मुझे लग रहा है कि जैसे चाचा भतीजी के अंदर भी काफी मसाइल चल रहे हैं इस वक्त। जी जी बिल्कुल चल रहे हैं मसाइल। देखिए ना, हर एक के पार्टी के अंदर जो है, पीपल्स पार्टी के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है कि जनाब हमने अपना सारा झुकाव जो है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ डाल दिया है। पीएमएलएन के अंदर एक पूरा ग्रुप है जो ये समझता है कि सारा का सारा बोझ जो है वो पीएमएलएन पे डाल दिया गया, पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी नहीं ले रही, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमें इस्तेमाल कर रही है, वहां पर भी चल रहा है। नवाज शरीफ साहब की खामोशी जो है वो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है पीएमएलएन के अंदर। फिर शहबाज शरीफ साहब निजी मजालिस में कहते हैं कि मैं तो कोई खुद मुख्तार प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, और मेरी इतलात के मुताबिक इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर कहीं इसहाकदार की इंटरवेंशन नहीं हो रही, ना उनको स्पेस दी जा रही है। और एक और खबर भी आई है कि एहसन इकबाल साहब जो है उन्होंने भी नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से गिला किया है, तो उनको भी वजारत के अंदर जो है वो काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उनके फैसले भी कोई और कर रहा है। तो पीएमएलएन के अंदर भी एक हिजानी सी कैफियत है, और जितना इमरान खान एक खतरा बनते जा रहे हैं उनके लिए, उतना ही उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो साथ ही साथ जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो इकोनॉमी का बड़ा कहते थे कि जी गवर्नेंस हम इस तरह कर देंगे, अब वो ये कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको 60 बिलियन डॉलर तक बढ़ाया जाए। ये कैसे मुमकिन है? इस तरह की हालत में जो अभी तक आपकी हालत है उसमें तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता इसको बढ़ा सकें आप 60 बिलियन डॉलर पे। महंगाई की हालत शहबाज शरीफ साहब ने तो गलती से 60 का कह दिया, वो तो 120 भी कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी जो है वो रातों रात ख्वाब में तैयार करनी होती है, घर में बैठ के उसकी तैयारी करते हैं और फिर रात को वो ख्वाब दिखाते हैं, सुबह वो ख्वाब मुकम्मल हो जाता है। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि ख्वाब टूट गया है। देखिए, ये सारा चूरन जो है इकोनॉमी को रिवाइव करने का, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने का, इंटरनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का, बरादर इस्लामी मुल्कों से ताल्लुकात, इस चाइना के साथ मामलात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, IMF के साथ मामला, इन सब जगह पर पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टेट का क्राइसिस है इकोनॉमिकली, वो वायबल नहीं रहा। ना हमें कोई पैसे दे रहा है, ना कोई हमें पैसे लेके आ रहा है। आप जितने मर्जी दौरे कर ले, आपके दौरों की क्या हैसियत है, लेकिन अब प्रैक्टिकली आप मुझे बताएं कि कितना पैसा पाकिस्तान के अंदर आके लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो कोई नहीं हो रही। और ये मैं आपको बताऊं, मुसद्दक मलिक साहब बता चुके हैं कि मौजूदा हालात में कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकती। हमारे एक दोस्त हैं जो बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत है, जब मैं उनसे मिलता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि वो हर हफ्ते जो है ना दुबई वगैरह जाते हैं अपने कारोबार के सिलसिले में। वो कहते हैं कि सब लोग इन्वेस्टर आके कहते हैं जी आप हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करवा लें, आज़रबाईजान में करवा लें, तुर्कमेनिस्तान में करवा लें, दुबई में करवा लें, पाकिस्तान में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और उन्होंने कहा मैं पिछले 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेके आऊं, लेकिन मैं नाकाम हो रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल, और पाकिस्तान में जब हुक्मरान गुजरा
यानी हुकूमत में शामिल वुज़रा खुद आकर ये बता रहे हैं कि हमारा रियासती निज़ाम कोलैप्स कर गया है और यहाँ पर जो है हुकूमत जो है वो अक्टूबर में खत्म हो जाएगी, असम्बलियां खत्म हो जाएगी, जुडिशियल कू होने जा रहा है, तो कौन बेवकूफ आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? ये भी तो देखिए ना कि आप सिचुएशन को कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ ही जो इकोनॉमी की आपने बात की है सलमान भाई, उसमें जो सबसे बड़ा इशू जो है, जो हमें पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है, वो आईपीपीज़ का मामला है। उस पे आप देखें कि क्या सूरत-हाल चल रही है। फिर आप देखें साथ ही इकोनॉमी की बात की आपने, तो शुगर इंडस्ट्री वाले जो हैं वो दोबारा कहना शुरू हो गए जी कि हमें चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाए। कल को जब वो बरामद हो जाएगी फिर कहेंगे जी कि अब दरामद करने की ज़रूरत पड़ गई है। ये पाकिस्तान इन्हीं चक्रों में फँसा रहेगा। देखिए ना, पाकिस्तान जो है, अब ये गौहर एजाज साहब है जो वफाकी वजीर है निगरान हुकूमत में, वहां तो उनको कोई ख्याल नहीं आया था कि आईपीपीज़ क्या सलूक कर रहे हैं। अब ये किस एजेंडे के तहत आए, ये एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन उन्होंने भी एक पंडोरा तक खोल दिया ना पाकिस्तान के अंदर, लोगों को बता दिया है और कहा जा रहा है कि अब वो डिमांड कर रहे हैं अपने थिंक टैंक की तरफ से कि इनको पब्लिक किया जाए, सारे माहिदों को पार्लियामेंट में लाया जाए, देखा जाए इसके बेनिफिशियरी कौन है। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि खुद शहबाज शरीफ साहब की अपने बेटा उनका इसमें शामिल है और जिसे कहते हैं ना मुख्तलिफ नामों के साथ उनकी अपनी कंपनियां है, मियां मंशा उसमें शामिल है। तो ये जो सारा का सारा डकैती हुई है पाकिस्तान के रियासती निजाम के ऊपर, ये यानी जिस टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं ना, और जो कहा गया कि डिजिटल दहशतगर्दी है और सिक्योरिटी के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है, ये जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल टेररिज्म हो रही है, यानी लोगों के साथ मालियाती दहशतगर्दी का खेल खेला जा रहा है और इसमें रियासत से जुड़े हुए इदारे भी और रियासत का निजाम भी और हुकूमत का निजाम भी, कारोबारी शख्सियात भी, इन सब ने मिलकर जो एक बंदर बांट की है। क्या ये जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है, क्या ये इस फाइनेंशियल टेररिज्म का भी कोई इलाज ढूंढेगी कि ये किस तरह से हुआ, कौन लोग इसमें शामिल थे, किसने किया, किस असूल के तहत किया? क्योंकि इसका सारा बोझ गिर रहा है ना लोगों के ऊपर। लोगों की जिंदगियों में जो अजीरन जिंदगी बनाई जा रही है, वो इस फाइनेंशियल टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी तो हो रही है कि एक मखसूस तबका इस पाकिस्तान के अंदर से दौलत समेट रहा है और समेट के वो बाहर भेज रहा है, और हम यहाँ पर बैठे हुए मातम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, और हम कहते हैं जी पाकिस्तान में फला बचत की जाए, फला बचत की जाए। तो भाई ये जो हुक्मरान तबका, जिस रूलिंग एलीट ने पाकिस्तान को कैप्चर किया हुआ है और उसके नतीजे में जो फाइनेंशियल टेररिज्म हो रही है, तो इसका इलाज भी ढूंढ ले, कोई ढूंढ ले। और खासतौर पे इसकी वजह से देखें जो पाकिस्तान में अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बन चुकी हुई है, जिसमें क्राइम का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका। अभी आपने देखा ना वो जो खलीलुर रहमान कमर साहब वाला जो मामला हुआ है, उसकी आप देखें सूरत हाल वो कहाँ तक पहुंचा है और क्या हुआ है उसके साथ। और ये जो केसेस हैं, रिपोर्ट आई थी जी मैं कह रहा था कि जो मूडीज की रिपोर्ट आई है ना, उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के माशी हालात की वजह से पाकिस्तान में समाजी तनाव बढ़ रहा है, यानी लोगों के ताल्लुकात, उनके समाजी ताल्लुकात, उनके घरेलू ताल्लुकात, उनके खानदानी ताल्लुकात, उनके जाती ताल्लुकात जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। तो ये जो सारा क्राइसिस है, अब आप देखें ना, एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक तरफ इकोनॉमिक का क्राइसिस है, एक तरफ सिक्योरिटी का क्राइसिस है, एक तरफ इंस्टीट्यूशन का क्राइसिस है, और दूसरी तरफ आपका सोशल फैब्रिक जो है वो बड़े बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। लोगों की पर्सनल लाइफ जो है वो बड़ी बुरे तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रही है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात, माँ बाप के बच्चों के साथ ताल्लुकात, दोस्तों के साथ ताल्लुकात, कारोबारी तबके में शामिल लोगों के ताल्लुकात, दफ्तरों के अंदर लोगों के ताल्लुकात, इसमें जो समाजी तनाव बढ़ रहा है, उससे भी तो हमारी पूरी की पूरी समाजी जिंदगी और घरेलू जिंदगी और खानदानी जिंदगी मुतासिर हो रही है ना। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है, और ये मूडीज ने बड़ा शानदार पॉइंट आउट किया पाकिस्तान के अंदर कि जो पॉलिसियां आप सारी चला रहे हैं, इसके नतीजे में आपका समाजी तनाव और आपका सोशल फैब्रिक डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। और खास तौर पे इसमें जो समाजी आपने बात की है, उसमें अखलाकियात का जो मामला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नतीजा अखलाकियात में चोरी, डकैती, अगवा बराए तावान, इस तरह की चीजों के नतीजे में निकलेगा। उसमें सलमान भाई, मुझे आज किसी ने फॉरवर्ड की, किसी की कन्वर्सेशन थी, किसी बच्ची ने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उसको जो आगे बंदा था उसने जो कहा दी कि आपको हम एक्सक्यूज मी जॉब दे देंगे, लेकिन आपको कुछ शराइत मानना पड़ेगी, और वो ये है कि आप हमें बॉस की जो है खिदमत करनी पड़ेगी, जो आप समझते हैं इस तरह की चीजें। तो उसने कहा उसने तो वो ये जो अखलाकियात का जो जनाजा निकल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे सोसाइटी। देखिए ना, जहां आप मेरिट नहीं रखेंगे, जहां आप रोजगार नहीं पैदा करेंगे, जहां आप इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, तो फिर इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन होगी ना। अब आप एक देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद शोबा है जो आईटी का सेक्टर है जो सबसे ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा है।
पाकिस्तान के नौजवान सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर के साथ इंगेज होकर अपने लिए छोटा मोटा रोजगार तलाश कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने इंटरनेट को अंदर बंदिशें पैदा करनी शुरू कर दी है, आपने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के अंदर जाके उसमें रुकावटें पैदा करना शुरू कर दी है। आप वो जो ताले लगाना चाहते हैं वो लगा लें। अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं ना, मुझे पिछले 6-7 दिनों से इंटरनेट को कनेक्ट करने में कितनी मुश्किलात हैं। हम व्हाट्सएप पे अपना मैसेज सही तरीके से नहीं भेज पा रहे हैं। मेरे अपने घर का सिस्टम जो है, इंटरनेट का सिस्टम 2 दिन से खराब पड़ा हुआ है, हम उनको रिपोर्ट कर रहे हैं साहब। अब ये जो तात्तुल पैदा किया जा रहा है, ये रुकावटें पैदा की जा रही है, इसका आपका कॉन्टेक्स्ट तो पॉलिटिकल है। चले आपने अपने पॉलिटिकल मोटिव हासिल कर लिए, लेकिन इसके नतीजे में जो इकोनॉमिकली आप लेके जा रहे हैं, वो जो खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि भाई मुझे बताइए कौन सी आईटी की दुनिया पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करेगी, जहां आप उसकी टेलीफोन टेप करेंगे, जहां आप उसके वीडियोस के टेप करेंगे, जहां उसके आप व्हाट्सएप को टेप करेंगे। यानी कौन आपकी आके अपनी प्राइवेसी को यहाँ पर आके चैलेंज करेगा? तो हम, आप देखिए हमारा तजाद क्या है। एक तरफ हम आईटी के अंदर इनकलाब लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम आईटी के से रिलेटेड चीजों को रोकना चाह रहे हैं, उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब ये दुनिया कंट्रोल की नहीं है, ये दुनिया रेगुलेट करने की है, ये दुनिया अपॉर्चुनिटीज को ओपन करने की है, ये दुनिया सवालात की दुनिया है, ये दुनिया लोगों को एक्सेस देने की है, ये दुनिया लोगों को लिबर्टी देने की है। आप एक अजीबो गरीब माहौल पैदा कर रहे हैं, 2024 में बैठ के 1970 का पाकिस्तान लाना चाहते हैं, जहां हर चीज को कंट्रोल किया जाए। ये मुमकिन नहीं है। इससे आपका कारोबार मुतासिर होगा, ये नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे। यानी जब आपका इंटरनेट खराब होता है तो आप मुझे बताइए, मुझे अगर उबर मंगवानी है वो मुतासिर होगी, मुझे अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो वो मुतासिर होगी, मुझे अगर इंटरनेट बैंक को पेट्रोल डालना है तो वो इंटरनेट सिस्टम वर्किंग नहीं करता। यानी आप इस तरह की रुकावटें पैदा कर रहे हैं और फिर आप उसके ऊपर वो जो मैंने कहा था ना कि डिजिटल टेररिज्म को डील कर रहे हैं आप सोशल टेररिज्म के साथ और इकोनॉमिक टेररिज्म के साथ, जहां उसके नतीजे में सोशल टेररिज्म और इकोनॉमिक टेररिज्म पैदा हो रही है। आप डिजिटल टेररिज्म को डील करना चाहते हैं, कोई एजुकेशनल वे निकाले, कोई इल्मी फिक्री काम करे, लोगों को एजुकेट करे, लोगों को सेंसिटाइज करे, लोगों की तरबियत करें, वहां आपकी कोई तवज्जो नहीं है। आपने इलाज ढूंढ लिया कि बस ही बैन कर दो और बैन कर देते हैं। अब आप मुझे बताएं, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ 2024 में, अगर मुझे ट्विटर एक्स इस्तेमाल करना हो तो मैं जनाब मुझे वीपीएन चाहिए। अच्छा, कौन सा वीपीएन अच्छा है, कौन सा वीपीएन अच्छा नहीं है, पहले इस बहस में पड़ जाते हैं। यानी हमारी डायरेक्ट एक्सेस जो है वो आप खराब कर रहे हैं। अब हमें लोगों से दुनिया कनेक्टिविटी की है, दुनिया इस वक्त जो है वो कनेक्टिविटी के अंदर जा रही है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, और ये ग्लोबल सिटीजनशिप है। यानी मैं अब यहाँ पे बैठ के आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, बाहर बैठे हुए, ये ग्लोबल सोशलाइजेशन है। अब इस ग्लोबल सोशलाइजेशन को आप खत्म करके अपनी डोमेस्टिक सोशलाइजेशन तक महदूद करना चाहते हैं। अच्छा, वहां डोमेस्टिक सोशलाइजेशन में आपने हर चीज को बैन किया हुआ है, मीडिया आपने बैन कर दिया, अखबारात की शक्ल आपने बदल दी, सिविल सोसाइटी आपने बदल दी, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन आपने बदल दी, तो फिर कैसे आगे चलेगा ये सिस्टम सारा? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि मैं सिर्फ आखिर में सिर्फ ये लोगों को बता दूं कि मुझे ये 2-3 लोगों ने बताया है कि जो उनको काम मिलता था आईटी सेक्टर में मुख्तलिफ लोगों से, इंटरनेशनल कंपनी से, उन्होंने अब उनको इनकार कर दिया कि हम इस हालत में आपके साथ कारोबार नहीं कर सकते क्योंकि आप टाइम पे डिलीवर नहीं करते। तो ये तो हो रहा है, लेकिन लेट्स सी, इसका अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनको इसको करेक्ट करने की तौफीक दे। तो इंशाल्लाह भाई आपसे जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब हम बात कर रहे होंगे तो इंटरनेट वो कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।